हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल लर्न विथ रेशु में स्वागत है। वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि रोबोट फ्रेमवर्क क्या है। इंट्रोडक्शन टू रोबोट फ्रेमवर्क मतलब कि अपने वेब टेस्ट ऑटोमेशन में रोबोट फ्रेमवर्क को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं और क्या क्या इसके फीचर्स हैं, ये सारी बातें मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगी। और अगर आप चाहते हैं कि वाकई में आप रोबोट फ्रेमवर्क के बारे में सीखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आएगा। इससे पहले मैं एक बात और बताना चाहती हूँ कि मैंने रोबोट फ्रेमवर्क को विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में कैसे इंस्टॉल करते हैं इसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो बनाया है, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ूंगी। तो अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन टू रोबोट फ्रेमवर्क। तो रोबोट फ्रेमवर्क के बारे में जानने से पहले हम इसकी हिस्ट्री जानते हैं थोड़ी बहुत, कि एक्चुअली रोबोट फ्रेमवर्क क्या है। रोबोट फ्रेमवर्क क्या है? एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो कि एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो अपाचे लाइसेंस के अंडर आता है। लाइक रोबोट फ्रेमवर्क इटसेल्फ इज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर लीज्ड अंडर अपाचे लाइसेंस 2.0 और मोस्ट ऑफ द लाइब्रेरी, इसकी जो मोस्ट ऑफ द लाइब्रेरी हैं, सारी लाइब्रेरीज हैं और टूल्स हैं, वो भी ओपन सोर्स हैं। यानी कि रोबोट फ्रेमवर्क एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है, तो हम इसे फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हैं और इसमें प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। ठीक है, जो ये रोबोट फ्रेमवर्क है ये नोकिया नेटवर्क ने सबसे पहले डेवलप किया था और ये ओपन सोर्स 2008 से है, मतलब 2008 से ये ओपन सोर्स है। 2008 में इसे नोकिया नेटवर्क्स ने डेवलप किया था और उसके बाद से ये ओपन सोर्स है। ठीक है, तो ये तो हो गई इसकी हिस्ट्री। अब हम देखते हैं कि रोबोट फ्रेमवर्क आखिर में होता क्या है। तो रोबोट फ्रेमवर्क जो होता है, रोबोट फ्रेमवर्क एक ओपन सोर्स ऑटोमेशन फ्रेमवर्क है। मैंने कई बार कहा कि एक ऑटोमेशन टेस्ट मतलब ऑटोमेशन टेस्टिंग के लिए यूज होता है। तो ये एक ऑटोमेशन फ्रेमवर्क है जो कि टेस्ट ऑटोमेशन और रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन आरपीए, तो इन दोनों चीज़ों के लिए इसका यूज़ किया जाता है, टेस्ट ऑटोमेशन के लिए और रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। इसे रोबोट फ्रेमवर्क क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि जैसे हम एक रोबोट बनाते हैं सिंपली, उसमें हम क्या कहते हैं, रोबोट ये उठा लाओ, या इंग्लिश में कहते हैं रोबोट गो टू ब्रिंग दिस थिंग फॉर मी और लाइक दिस। तो हम सिंपल सरल भाषा में अपनी बातें उस रोबोट से कहते हैं और वो उस काम को करता है। उसके अंदर, उस रोबोट के अंदर क्या मैकेनिकली और टेक्निकली फीड किया गया है प्रोग्रामर ने, ये हमें बाहर से नहीं दिखता। हम सिर्फ उसको नॉर्मली इंस्ट्रक्शंस देते हैं और वो उसे फॉलो करता है। इस फ्रेमवर्क में भी यही खासियत है कि हमें इसमें जावा या किसी और टेक्निकल लैंग्वेज की तरह कोडिंग नहीं करनी होती है। हम सिर्फ इसमें नॉर्मल भाषा में सिंटैक्सेस लिखकर, सेंटेंसेस लिखकर, like open your browser, open the click on the button, click on the check box, click on the list view like this, और उसके बाद हम उस जो भी हमने इंस्ट्रक्शंस पास किए हैं उसको ये रोबोट फ्रेमवर्क यूज करके और वो प्रोसेस को कंप्लीट करता है और टेस्ट करता है, हमारे दिए हुए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके हमारे सिस्टम को टेस्ट करता है। तो इसीलिए इसे कहा जाता है रोबोट फ्रेमवर्क। ठीक है, तो रोबोट फ्रेमवर्क जो है इट्स अ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन इंडिपेंडेंट, मतलब ये किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में काम कर सकता है और ये किसी भी एप्लीकेशन में ये काम कर सकता है। मतलब रोबोट फ्रेमवर्क के यूज के थ्रू हम किसी भी वेब एप्लीकेशन को, किसी भी सिस्टम को, चाहे वो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम, चाहे एंड्रॉयड हो, चाहे iOS हो, चाहे कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, उसमें ये काम कर सकता है। ठीक है, और ये जो है इसका जो कोर फ्रेमवर्क है वो किस में इम्प्लीमेंट हुआ है, किसका यूज़ करके? पाइथन, और ये कभी कभी JMV यानी जाइथन और आयरन पाइथन। देखिए जाइथन जो है वो JVM के लिए यूज़ होता है और .NET के लिए होता है आयरन पाइथन, और पाइथन तो होता ही है खुद का ही एक स्टैंडअलोन है। तो इन तीन चीज़ों को यूज़ करके रोबोट फ्रेमवर्क बना हुआ है। मतलब इसका जो बेस है वो पाइथन, जाइथन या आयरन पाइथन के
का यूज़ करके बना हुआ है, ठीक है। सो हम बेसिकली इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं कि द कोर फ्रेमवर्क इज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग पाइथन एंड ऑल्सो रन्स ऑन जाइथन एंड आयरन पाइथन, ओके। अब रोबोट फ्रेमवर्क जो होता है, कई इंडस्ट्रीज में आज के टाइम पे तो कई सारी इंडस्ट्रीज रोबोट फ्रेमवर्क को यूज़ कर रही हैं, सपोर्ट कर रही हैं, और ये एक्टिवली सपोर्टेड है। कई सारी इंडस्ट्रीज और कंपनीज यूज़ कर रही हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। रोबोट फ्रेमवर्क जो है ये एक ओपन और एक्सटेंसिबल and can be integrated with virtually any other tool to create powerful and flexible automation solution। इसका मतलब यह है कि ये किसी भी तरीके से किसी भी तरीके के टूल्स के साथ और फ्लेक्सिबली पावरफुली मतलब यूज़ किया जा सकता है, क्रिएट किया जा सकता है ऑटोमेशन सोल्यूशन इसके थ्रू इसको ये किसी के साथ इंटीग्रेट किया जा सकता है, किसी भी टूल के साथ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अपन मान लो कि हमें किसी गूगल की वेबसाइट को ऑटोमेशन टेस्टिंग करनी है। अब ऑटोमेशन टेस्टिंग में क्या करेंगे, हमें टेस्ट करना है कि उस वेबसाइट पर हम गूगल के सर्च, मान लो सर्च बॉक्स जो आता है उसमें टाइप करना है लर्न विथ रेशो, और वो सर्च कर रहा है या नहीं, ये टेस्ट करना है, ठीक है। ये एक सिंपल सी एप्लीकेशन है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम रोबोट फ्रेमवर्क का यूज़ कर सकते हैं। तो ये गूगल है, ये अलग सी एप्लीकेशन है, लेकिन हम रोबोट फ्रेमवर्क का यूज़ करके हम इसे भी टेस्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया, फ्लेक्सिबल है, किसी भी एप्लीकेशन को टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। बीइंग ओपन सोर्स का मतलब क्या है कि रोबोट फ्रेमवर्क में जितनी भी लाइब्रेरीज हैं, जो भी हम यूज़ करते हैं, उसको हमें कोई कॉस्ट नहीं देना होता, उसका हमें कोई पैसे नहीं देने होते, फ्री ऑफ कॉस्ट है। रोबोट फ्रेमवर्क जो है, इसके मैंने जैसे बताया कि इसके सिंटैक्स बहुत इजी होते हैं और ये ह्यूमन रीडेबल होते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि इसमें सिंपल सिंटैक्सेस लिखे जा सकते हैं। और इसकी कैपेबिलिटी जो है, मतलब क्या है इसकी कैपेबिलिटी, इसकी कैपेबिलिटी है कि कई तरीके की जावा और पाइथन की लाइब्रेरीज का यूज़ करके, इम्प्लीमेंट करके एक सिंपल फ्रेमवर्क, मतलब एक रिच इकोसिस्टम बनाता है, जिसके थ्रू हम बहुत ही इजीली ऑटोमेशन टेस्टिंग कर सकते हैं। इसमें कई सारी लाइब्रेरीज और टूल्स होते हैं जो कि सेपरेट प्रोजेक्ट की तरह भी डेवलप किए जाते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया रोबोट फ्रेमवर्क का इंट्रोडक्शन। अब मैं आपको बताती हूँ कि रोबोट फ्रेमवर्क का सिंपल से एक एग्जांपल, जैसे कि ये है एक एग्जांपल। इसमें क्या होता है, रोबोट फ्रेमवर्क में वैसे तो इसका आर्किटेक्चर थोड़ा अलग वीडियो में बताऊंगी कि कितने टाइप के फोल्डर्स होते हैं, कैसे इसका प्रोजेक्ट बनाया जाता है, लेकिन ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है कि यहाँ हम देखते हैं। जैसे कि एक टेस्ट केस है, ये सिंपल सा टेस्ट केस। इसमें सबसे पहले क्या है, सेटिंग्स में कुछ डॉक्यूमेंटेशंस होते हैं। जैसे हम जावा में कोई क्लास लिखते हैं, तो उस क्लास में हम सबसे पहले इंपोर्ट करते हैं लाइब्रेरीज को, या किसी क्लास को, या कोई भी जार फाइल्स को हम इंपोर्ट करते हैं, तो वो चीज़ यहाँ सेटिंग्स में आती है, ठीक है। उसमें फिर उसके बाद रिसोर्सेस, जैसे कि हम किसी फाइल को इस फाइल को अगर हम किसी एक क्लास से दूसरे क्लास में यूज़ कर रहे हैं, तो वो यूज़ करते हैं, तो वो उसके लिए जो भी कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर रिसोर्सेस कीवर्ड के थ्रू हम यूज़ कर सकते हैं कि किसी और फोल्डर से किसी और फोल्डर की फाइल को हम इस क्लास में या इस टेस्ट केस में यूज़ कैसे करेंगे, ठीक है, यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर उसका पाथ दे सकते हैं। फिर लिखते हैं टेस्ट केस। तो सबसे पहले होता है सेटिंग, फिर होता है टेस्ट केस। अब और भी चीज़ें होती हैं, जैसे सेटिंग्स होता है, फिर होता है वेरिएबल्स होता है, फिर होता है टेस्ट केसेस, फिर कीवर्ड्स, ठीक है। तो सेटिंग्स में मेनली लाइब्रेरीज को हम लिखते हैं, रिसोर्सेस लिखते हैं, और जो भी इंपोर्ट्स हैं वो लिखते हैं। वेरिएबल्स में हम डिफाइन करते हैं कितने वेरिएबल्स हम टेस्ट केस में यूज़ करने वाले हैं। टेस्ट केस में हम लिखते हैं कि कैसा टेस्ट केस है, क्या क्या स्टेप्स हैं टेस्ट केस के। और नीचे होता है कीवर्ड में हम लिखते हैं कि कौन से कीवर्ड्स हम विल गोइंग टू यूज़ इन दिस टेस्ट केस, ठीक है। तो देखिए, अब जैसे ये टेस्ट केस है सिंपल, इसमें क्या लिखना है कि हमें वैलिड लॉगिन, मतलब हमें लॉगिन को वैलिडेट करना है कि ये लॉगिन कर पा रहा है या नहीं। इसमें सिंपली लिखा है ओपन ब्राउजर टू लॉगिन पेज, इनपुट यूजर नेम डेमो, इनपुट पासवर्ड मोड, सबमिट क्रेडेंशियल्स, वेलकम पेज शुड बी ओपन, टीयर डाउन क्लोज ब्राउजर।
ओके तो कितना सिंपली भाषा में लिखा हुआ है कि ओपन ब्राउजर टू लॉगिन पेज। अब ये सब जो चीज़ें लिखी हैं यहाँ पर, ओपन ब्राउजर टू लॉगिन पेज, ये इंस्ट्रक्शंस तो बहुत इजीली लिखे हैं, लेकिन कुछ बैकग्राउंड में फाइल्स होती हैं जहाँ पर हमें इन इंस्ट्रक्शंस के बारे में बताना पड़ता है कि इन इंस्ट्रक्शंस का क्या मतलब है। तो वो भी है, लेकिन वहाँ पर भी इतनी ज़्यादा कोडिंग नहीं होती। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा सिंपल सा रोबोट फ्रेमवर्क में कैसे हम टेस्ट केसेस लिखते हैं उसके बारे में। ठीक है, तो मैं आशा करती हूँ कि आपको इस वीडियो से रोबोट फ्रेमवर्क क्या है उसके बारे में समझ में आया होगा। मैं चाहती तो ये वीडियो इंग्लिश में भी बना सकती थी, लेकिन मैं ये चाहती हूँ, मैंने पहले शुरू भी किया था इंग्लिश में वीडियो बनाना, लेकिन फिर मैंने हिंदी में स्विच कर दिया, इसलिए क्योंकि क्या कहते हैं, मैं चाहती हूँ कि मेरे हिंदी बोलने वाले, हिंदी स्पीकिंग फ्रेंड्स के लिए भी हेल्पफुल हो। कई और लोग भी हैं जो हिंदी में वीडियो बनाते हैं, लेकिन ऐसे कई लोग हैं जिन्हें मेरा टीचिंग स्टाइल पसंद है हिंदी में, इसलिए मैं हिंदी में वीडियो बनाती हूँ। ठीक है, इससे मुझे ही इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, मैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट कर रही हूँ, अपने दोस्तों के लिए हेल्प करने के लिए कर रही हूँ, तो इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और प्लीज़ मेरे वीडियो को अगर आप इंजॉय कर रहे हैं तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है या कुछ सजेशंस हैं तो आप मेरे वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं तो, और अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड हैं तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, और आगे आने वाले वीडियोस को देखते रहिएगा। थैंक यू, बाय बाय।